Welcome to my SS class. I am Rekha. Today we shall read History 3rd chapter 9th class Nazism and the Rise of Hitler. बच्चों, in first part we have completed First World War. During First World War, what was the condition of Germany? All the fault was oppressed on the Germany. तो सेकेंड पार्ट बच्चों वी आर गोइंग टू रीड द ईयर ऑफ डिप्रेशन. जैसे ही वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद यूरोप के अंदर जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है और उस फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट जो होने वाली है वो हम सभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. द ईयर ऑफ डिप्रेशन, यहाँ तक जो हमारा चैप्टर था हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर. इन सेकेंड पार्ट में ईयर ऑफ डिप्रेशन से हम पढ़ेंगे. The year between 1920 and 1924 and 28 saw some stability. 24 और 28 के बीच में कुछ स्टेबिलिटी नज़र आई इकोनॉमी के अंदर. Yet this was built on sand, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक मन घड़ंत सी चीज़ें थी. जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स. जो जर्मन की इन्वेस्टमेंट जर्मनी को देनी पड़ रही थी और इंडस्ट्रियल जो रिकवरी थी जर्मनी की वो लोन लेने से हो रही थी, लार्जली फ्रॉम यूएसए. और जो लोन लिया जा रहा था वो कहाँ से आ रहा था? यूएसए से. क्योंकि इससे पहले पार्ट में थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि यूएसए इंटरवेन करता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए. तो जब यूएसए इंटरवेन करता है तो वो लोन किससे लेते हैं? यूएसए से लेते हैं. दिस सपोर्ट वाज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1928. वॉल स्ट्रीट बच्चों एक जगह का नाम है. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यहाँ पर कीवर्ड्स के अंदर दिया हुआ है. द नेम ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएसए. ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ ये यूएसए के अंदर एस्टेब्लिश्ड है. 1929 में अचानक वहाँ पर शेयरों की कीमत गिर जाने से बहुत बड़ी आर्थिक मंदी, वर्ल्ड वाइड आर्थिक मंदी आ जाती है. फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, कीमतें गिर जाती हैं. पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स, लोग अपने शेयर्स को बेचने की कोशिश करते हैं. वन सिंगल डे में 24 अक्टूबर 30 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. एक दिन के अंदर 13 मिलियन जो शेयर होते हैं वो क्या बेच दिए जाते हैं. दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. इससे जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होती है वो उसकी शुरुआत है. ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स में क्या होता है? बिटवीन 1929 और 32 में द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ. तो जब सभी शेयर बेच दिए जाते हैं तो यूएसए की जो राष्ट्रीय इनकम थी वो आधी हो जाती है 32 में जाकर के. फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद हो जाती है. एक्सपोर्ट फेल हो जाता है. फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. जितने भी वहाँ पर पूंजी वाले थे, पूंजीपति लोग थे, अपनी मनी को मार्केट से निकाल लेते हैं. द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन यूएसए इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. जो इफ़ेक्ट्स थे यूएसए की इकोनॉमी के जो क्राइसिस के वो वर्ल्ड वाइड देखे गए हैं. यहाँ पर वर्ल्ड मैंने आपको ये करवा दिया कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था. एक ये नेम था, वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज का नेम था यूएसए के अंदर. और व्हेन डिड द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1928, ये भी क्वेश्चन लिखेंगे. और स्टेबिलिटी के ईयर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. अब देखो जर्मनी किससे लोन ले रहा था? यूएसए से ले रहा था. जब यूएसए के अंदर खुद ही क्राइसिस क्रिएट हो जाता है तो जर्मनी तो और ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड 40% ऑफ द 29 लेवल. जो 1929 के अंदर होता था ना उत्पादन, उससे आधा यानी कि 40% रह गया, उसका रिड्यूस हो गया 40%, मतलब 32 के अंदर. वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर पेड रिड्यूस्ड जॉब्स. वर्कर ने अपनी जॉब को लॉस कर दिया. द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड टच टू अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियंस. जो वर्कर थे, बेरोज़गार लोग थे, वो 6 मिलियन हो गए. ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड्स. आप जर्मनी के अंदर लोगों को देख सकते थे, रोड के ऊपर आ गए. अराउंड देयर नेक सेइंग, उनकी नेक में क्या था? विलिंग टू डू एनी वर्क.
कोई भी काम हम करने के लिए तैयार हैं। प्ले कार्ड्स उन्होंने अपने गले में डाले हुए थे, कार्ड बना करके, कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट ऑन स्ट्रीट कॉर्नर और डिस्पेरेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जर्मनी के अंदर इतने हालात ख़राब हो गए कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे वो गलियों के अंदर बैठ जाते थे और वो अनएम्प्लॉय एक्सचेंज के बाहर लाइन बना करके बैठे रहते थे। एज जॉब डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डेस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। अब जब कोई काम ही नहीं रहेगा तो सभी यूथ क्या हो गए, बहुत ही डेस्पेयर हो गए, निराश हो गए। तो इकोनॉमिक क्राइस क्रिएटेड डीप एनएग्जाइटी, इससे क्या हुआ, एनएग्जाइटी फैल गई, चिंता फैल गई, फियर फैल गया इन पीपल में। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलराइज्ड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर सा देयर सेविंग डिमिनिश, उन्होंने देखा कि उनकी सेविंग कम होती जा रही है। व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गोट ruined। जो रिटेलर्स थे, बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस की बिल्कुल ख़त्म हो गया, उनका विनाश हो गया था बिजनेस, हर एक चीज़। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलिटेरियनाइजेशन, तो उनको एक डर हो गया, प्रोलिटेरियनाइजेशन का डर हो गया। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है प्रोलिटेरियनाइजेशन की, उसमें लिखा हुआ है कि टू बिकम इम्पोवरिश टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, एक डर होना कि हम इतने गरीब हो जाएंगे जितने कि मज़दूर लोग हैं। प्रोलिटेरियनिज्म का नाइजेशन का जो फियर था उनके मन में फैल गया, बिजनेसमैन थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे। एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक ऑफ वर्किंग क्लास एंड वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड, उनको डर था कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे और वर्किंग मज़दूरों की तरह हो जाएंगे। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज की टू कीप देयर हैंड्स हेड अबव वोटर बट द अनएम्प्लॉयड वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। जो सिर्फ जो जिनके क्या थी, फिक्स जॉब थी, वो ही अपने आप को, जो वोटर वगैरह की फैसिलिटी है, खान पान है, अपना कायम रख सकते थे। बाकी सभी क्या हो चुके थे, बार्गेनिंग जो पावर भी सबकी ख़त्म हो चुकी थी बेरोज़गारों की। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेस भी क्राइसिस में आ गए। लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय द सो फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड वीमेन, तो जो लार्ज मास ऑफ पीजेंट का क्या हुआ, वो अफेक्ट हो गया एक शार्प फॉल की वजह से एग्रीकल्चर प्राइस के अंदर। और वीमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक एंड फिल्ड विद ए सेंस ऑफ डीप डेस्पेयर, औरतें अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, इससे वो बिल्कुल डेस्पेयर हो गई, निराश हो गई। निराश होकर के पॉलिटिकली थ्रू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेगाइल, उन्होंने क्या देखा कि वाइमर रिपब्लिक भी बिल्कुल वीक है। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। लोगों ने सोचा कि ये वाइमर की अनस्टेबिलिटी की वजह से हुआ है। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है। दिस मेड अचीविंग द मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी टू नियर इम्पॉसिबल टास्क, जो एक मेजॉरिटी को एक पार्टी में लेकर के आती है इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए। लीडिंग टू ए रूल बाय कोलिजन, और कोलिजन का मतलब होता है जब एक पार्टी शासन में नहीं आ सकती उसकी वजह से, बहुमत की वजह से, तो वो क्या करते हैं, कई मिल करके एक पार्टी बना ले, सत्ता में आ जाते हैं, कई पार्टियां मिल करके सरकार बना लेते हैं। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज द इमरजेंसी। एक जो मेन कारण था उनकी निराशा का, वो आर्टिकल 48 था। जर्मनी में 48 को जनता के ऊपर डाल दिया गया क्योंकि वो उसमें क्या था, इमरजेंसी पावर दी गई थी प्रेसिडेंट को। सस्पेंड सिविल राइट, जो सिविल अधिकार थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। रूल बाय डिक्री, और जो कानून का शासन था वो लागू कर दिया गया। विद इन शॉर्ट लाइफ द वाइमर रिपब्लिक सार 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग एंड एवरेज 239 डेज। 239 डेज में वाइमर रिपब्लिक की कितनी 20 बैठक होती हैं एंड अ लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48, और वो लिबरल से लिबरल यूज़ करना चाहते हैं 48 का। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, लेकिन स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी थी कि क्राइसिस को मैनेज ही नहीं किया जा रहा था।
पीपल लोस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब लोगों को जो विश्वास था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के अंदर वो ख़त्म हो गया था। एंड सिम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, उनको लग रहा था कि अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हो रहा था कि इतना ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता, हर एक कोई किसी भी तरीके का सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है राइज टू हिटलर्स राइज टू पावर आ जाता है। हिटलर फिर क्या करता है, इस इकोनॉमिक कंडीशन से इतना परेशान हो जाता है, पहले वो एक आर्मी में होता है और धीरे धीरे 1939 में वो क्या पोजीशन ले लेते हैं। दिस क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द हिटलर्स राइज टू पावर। बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आप या इंटरनल में लिखेंगे। व्हेन डिड एंड वेयर डिड हिटलर बोर्न, इन 1889 इन ऑस्ट्रिया के अंदर। हिटलर ने अपनी गरीबी के अंदर यूथ बिताया था। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ही इनरोल्ड फॉर आर्मी में इनरोल किया। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन फ्रंट एंड बिकेम द कॉर्पोरल एंड द अर्नड मेडल फॉर ब्रेवरी। उसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जिससे उसकी बहादुरी के लिए उसको मेडल भी मिले। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आर्मी में शामिल हो गया था वो। जर्मन डिफीट होरिफाइड हिम, जर्मन की जो डिफीट थी जर्मनी की, उन्होंने क्या किया, उसको बहुत होरिफाई कर दिया हिटलर को। द वर्सेल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, जो वर्साई की संधि हुई थी उसने उसको फ्यूरियस बना दिया, बहुत ही क्रोधित बना दिया। इन 1919 ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कोल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसने एक पार्टी बनाई थी जर्मन वर्कर्स पार्टी में, पहले वो शामिल हुआ। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। उसने बाद में उसको रीनेम करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिटलर्स पार्टी, ये भी लिखेंगे आप। व्हेन डिड हिटलर जॉइन द जर्मन वर्कर पार्टी, ये भी लिखेंगे 1919 में। और उसकी अपनी पार्टी जो बनाई थी वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी थी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। उसी पार्टी को आगे क्या बोला गया, नाजी पार्टी बोला गया। नाजीज़म मतलब नाजी लोगों की थी वो, नाजीज़म पार्टी के नाम से उसको जाना गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाजीज़म पार्टी, उसको इसी से लिया गया है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। तो यहाँ पर हिटलर का बर्थ हमने पढ़ा है। हिटलर ने व्हेन डिड ही जॉइन टू जर्मन वर्कर पार्टी, विच पार्टी ही मेड बाय हिमसेल्फ, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, विच पार्टी इज नोन एज द नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये सारे क्वेश्चन इंटरनल में लिखने हैं। इन 1928 हिटलर प्लान टू साइज पावर ऑफ बावेरिया। हिटलर ने क्या किया, पावर को साइज मीन हड़पने का इरादा किया बवेरिया की पावर को। मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, उसने बर्लिन की तरफ, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ पर पावर कैप्चर करने के लिए चढ़ाई कर दी। ही फेल्ड, ही वाज अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर ट्रीजन, उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको ट्राइड फॉर ट्रीजन के लिए भी ट्राइड किया गया। ये कीवर्ड में मिलेगा आपको, मैं बता दूंगी ट्रीजन। वट लास्टेड रिलीज एंड लेटर रिलीज, बाद में उसको रिलीज़ भी कर दिया गया। नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर स्पोर्ट टिल द अर्ली 1930 तक वो कोई पॉपुलर स्पोर्ट विरोध नहीं कर पाए। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट द नाजीज़म बिकेम द मास मूवमेंट, और जब ग्रेट डिप्रेशन आई तो उस समय नाजीज़म बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक कोलैप्स्ड, बिजनेसमैन शट डाउन, वर्कर्स lost their job and middle class were threatened with destitution। जो मिडिल क्लास थी उनको अपने दुर्भाग्य पे जीने के लिए थ्रेटन किया जाता था। बहुत ही जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने अपना बिजनेस काम खो दिया था, जॉब खो दी थी, और बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस को बंद कर दिया था। तो यहाँ पर नाजी प्रोपाजेंडा था वो स्टीयर्ड होप ऑफ ए बेटर फ्यूचर। जो नाजी प्रोपाजेंडा था वो एक बेटर फ्यूचर की होप करते थे। इन 1928 में नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट्स ऑफ रीचस्टैग। रीचस्टैग एक पार्लियामेंट का नाम है, रीचस्टैग पार्लियामेंट है। प्रोपाजेंडा भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जर्मन पार्लियामेंट है ये लिखा हुआ है, रीचस्टैग जर्मन पार्लियामेंट का नाम है ये।
2.6% वोट्स ही उनको मिल पाए। बाय 1932 इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। लेकिन 1932 में ये बिगेस्ट पार्टी बन गई जिससे कि 37% वोट मिले। ये था बच्चों हिटलर की राजनीति की तरफ शुरुआत। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो ये की वर्ड्स के अंदर प्रोपाजेंडा वर्ड दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने आई हुई है। ये देखो, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। जो लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है वो पोस्टर के जरिए, फिल्म या स्पीचेस के जरिए कैसे भी कर सकता है। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। हीज पैशंस एंड हिज वर्ड्स मूड पीपल। जब वो भाषण देता था तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। ही प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रोंग नेशन। उसने लोगों से प्रोमिस किया कि वो एक बड़ा स्ट्रोंग ताकतवर राष्ट्र बनाएगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्सेल। उसने ट्रीटी, जो वर्साई की ट्रीटी है उसको वो ख़त्म कर देगा, जो अपमानजनक संधि थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी पर डाली गई थी। रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल। और कहा कि मैं जर्मन लोगों के सम्मान को लौटाऊंगा। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क्स। उसने वायदा दिया कि सभी लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको काम भी दिया जाएगा। तो ही प्रोमिस टू एंड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। ही प्रोमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने कहा कि मैं वीड आउट का मतलब उखाड़ फेंकना, जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है और जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, उन सभी को मैं फेंक डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा। हिटलर डिवाइस्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नया डिवाइस दिया पॉलिटिक्स का। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं। वो उनकी आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी के दौरान ये सब चीज़ें अरेंज की जाती थी। हिटलर ने एक नई पॉलिसी दी। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टकल्स इन मास मोबिलाइजेशन। वो जो रीति रिवाज थे वहाँ के, उन सब को वो समझता था। नाजी हेल्ड मासिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। नाजीवादियों ने क्या कि बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली ताकि हिटलर को सपोर्ट मिल जाए। इंस्टील अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, ताकि लोगों के अंदर यूनिटी आ जाए। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक एंड नाजी सैल्यूट। रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ एप्लाउज आफ्टर द स्पीचेज वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टकल्स ऑफ पावर। उन्होंने क्या किया, रेड बैनर्स बनवा लिए, उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया, जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं। ये बैनर पूरी रैली के अंदर घुमाया जाता था ताकि वो वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टकल्स ऑफ पावर, वो उसकी पावर का पार्ट थे, एक नाजी पार्टी की पावर का। नाजी प्रोपाजेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड द हिटलर एज ए मसीहा। जो नाजी पार्टी थी वो हिटलर को एक मसीहा मानती थी। ए सॉवियर एज समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर ओन डिस्ट्रेस। एक ऐसा मतलब योद्धा मानती थी जो लोगों को उनकी डिस्ट्रेस से निराशा से निकाले। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी। तो उन्होंने क्या किया, वो एक ऐसी इमेज थी जिसने लोगों की कल्पनाओं को कैप्चर करके रखा था अपने सम्मान की भावना में। एंड प्राइड हैज़ बीन सेटर्ड, और उसका गर्व जो था वो सेटर्ड हो चुका था। एंड वर लिविंग इन ए टाइम ऑफ अक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और जर्मनी उस समय पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर जी रहा था। आगे बच्चों ये था हमारा हिटलर ने अपने आप को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया, राइज कैसे हुआ, उसका जन्म कब हुआ, ये सब चीज़ें, उसने कौन सी पार्टी बनाई, कौन सी उसने खुद की पार्टी बनाई थी, और उसके बाद उसने कैसे अपना प्रचार करना शुरू किया। उसने कुछ सिंबल भी बनाए थे, अपने लोगों को स्पीच दिया, प्रॉमिस किए कि मैं जो जर्मन जनता का सम्मान वापस लौटा करके रहूँगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसको क्या अपनाना पड़ा, ये मैं आपको बता रही हूँ। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले उसने डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका। जो वाइमर रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया गया था, उस डेमोक्रेसी को उसने वहाँ से उखाड़ फेंका। On 30 जनवरी 1933, the President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position of the cabinet ministers, to the Hitler. 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट था वहाँ का हिंडनबर्ग, ऑफर किया उसने कि चांसलर बना दिया गया। किसको?
हिटलर को जर्मनी के मिनिस्टर की कैबिनेट का सबसे बड़ा मंत्री बना दिया गया। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कोज। इस समय तक नाजीज क्या कर चुके थे, रैलीज को मैनेज करते थे, कंजर्वेटिव को उनके कारणों के लिए। हैविंग एक्वायर्ड पावर, जब उनको पावर मिल गई, हिटलर सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल। उसने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक रूल का स्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल कर दिया, उसको हटा दिया। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेट हिज मूव। जो एक मिस्टीरियस जो फायर थी वो क्या थी, जो जर्मन पार्लियामेंट थी बिल्डिंग इन फरवरी, जो फरवरी के अंदर बनाई गई थी, फैसिलिटेट हिज मूव, उसने मूव किया, फैसिलिटेट किया। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended the civic right like freedom to speech, press, assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। उसने क्या किया, जो फायर डिक्री थे, जो विशेष रूप से रूल बनाए गए थे 28 फरवरी 1933 ईस्वी को, उन सभी चीज़ों को, फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस, असेंबली गारंटी जो वाइमर गणराज्य ने दी थी, उन सभी को सस्पेंड कर दिया, वो सभी रूल हटा दिए। देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्च एनिमीज, फिर उसने क्या किया, अपने मुख्य एनिमीज की तरफ किया। द कम्युनिस्ट, the most of whom hurriedly packed off the newly establishment concentration camp। उसने क्या किया, सभी कम्युनिस्ट को क्या किया, जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, कंसंट्रेशन कैंप होता है लोगों को दम घोट करके मारने के लिए कैंप बनाए थे। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सीवियर, जो दमन किया था कम्युनिस्ट का वो बहुत ही गंभीर था। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल ऑफ Dusseldorf, a small city of half a million people, जो स्मॉल सिटी की 500,000 पीपल्स थे। 1440 वर ऑफ द कम्युनिस्ट अलोन, उनमें 1440 कम्युनिस्ट थे। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग ऑफ 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स परसिक्यूटेड बाय नाजीज अक्रॉस द कंट्रीज। 52 प्रकार के उन लोगों को नाजीज ने परसिक्यूट कर दिया था। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। उसके बाद क्या होता है, एक इनेबलिंग एक्ट पास होता है। दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट ने जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश की। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। इसने हिटलर को पावर दी साइड लाइन देने के लिए पार्लियामेंट की, और रूल को कम करने के लिए, रूल के नियम को रूल डिक्री मीन कानून के अनुसार, नियम के अनुसार कानून चलाना। इन सब चीज़ों को हिटलर ने क्या किया, पार्लियामेंट को सबको साइडलाइन कर दिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस पे बैन लगा दिया एक्सेप्ट नाजी पार्टी को छोड़ करके, इट्स एफिलिएट्स मीन उसको सहयोग देने वालों को छोड़ करके। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया एंड मैनी आर्मी और जुडिशियरी। स्टेट ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया आर्मी पर, जुडिशियरी पर, और जितनी भी मीडिया था सबके ऊपर। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड। एक स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट की गई पूरे सोसाइटी पर कंट्रोल करने के लिए, जैसे नाजी चाहते थे। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, द एसए एंड द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गेस्टोप होता है सीक्रेट स्टेट पुलिस, सीक्रेट स्टेट पुलिस जिसके अंदर थी। द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड थे, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस, ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई, उन्होंने अपने ट्रूप में शामिल की। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस, ये एक्स्ट्रा और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई उनको, इन फोर्सेस को। एंड गेव नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, इससे जो बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बना दी गई। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर, गेस्टेपो होता है गैस वाले टॉर्चर चैम्बर में लोगों को ले जाया जाता था, राउंडेड अप, राउंड लगवाए जाते, सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, बाद में घुटन वाले कैंप में भेज दिया जाता था। डिपोर्टेड एट विल,
और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, उनको बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अरेस्ट किया जाता था। पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी, जो पुलिस फोर्स थी उसको पावर की ज़रूरत थी कि पूरी इम्प्यूनिटी के साथ उसको लागू किया जाए। नेक्स्ट बच्चों इसमें आता है रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब सोसाइटी को पूरा एक प्योरीफाई करने वाला काम कैसे किया, क्योंकि उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और अदर जितने भी ग्रुप्स थे उन सब को वहाँ पर उसने कंसंट्रेशन कैंप में ले जा करके उन सभी को मार डाला था। लेकिन आगे यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कैसे की, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ द इकोनॉमिक्स Jalmar Sachet, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. हिटलर ने क्या किया, एक ऐसे इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर साइन किया। वहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट था जेलमर सचेट, जिसने पूरे प्रोडक्शन और पूरा एम्प्लॉयमेंट देने का एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। दिस प्रोजेक्ट रिड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वॉल्क्सवैगन। इसने जर्मनी के लोग जो सुपर हाईवेज थे और लोगों कार में घूमते थे उन सब चीज़ों को तो कम कर दिया था। प्रोड्यूस फेमस जर्मन सुपर हाईवे प्रोड्यूस किया था इसने, और लोगों के लिए कार और वॉल्क्सवैगन ये प्रोवाइड करवाई। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड द क्विक सक्सेसेस। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933। 1933 में उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशन को पुल आउट किया। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936, जो राइनलैंड का इलाका फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर फ्रांस को मिल गया था, 1936 में उसको अपनी तरफ ले लिया था। ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938, और इंटीग्रेट किया उसने ऑस्ट्रिया को और जर्मनी को मिला दिया 1938 में अंडर द स्लोगन था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, अंडर विच स्लोगन हिटलर मिक्स ऑस्ट्रिया एंड द जर्मन। इन 1938 में किया था अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ही देन वेंट टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुदेतनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, ये है चेकोस्लोवाकिया है ये। बाद में वो सुदेतनलैंड और चेकोस्लोवाकिया की तरफ चलता है। गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री पर कंट्रोल कर लेता है। इन ऑल दिस हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड, इन सभी में उसको अनस्पोकन सपोर्ट मिल रहा था इंग्लैंड का। हैड कंसिडर्ड द वर्सेल्स वर्डिक्ट टू हार्श, जो वर्सेल वर्डिक्ट्स इतनी हार्श मानी जाती थी। दीज क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, और जो ये क्विक सक्सेसेस थी घर पे और विदेशों के अंदर, ऐसा लग रहा था कि उनके लिए दोबारा डेस्टिनी वही लेकर के आने वाली है कंट्री के लिए। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर सिर्फ वहीं पर नहीं रुका, अपने आगे बढ़ कर के अपने राज्यों को लेने से ही लेकर ही उस काफ़ी नहीं था, तो उसने क्या किया, सैचेट हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग द ह्यूजली इन rearmament as a state still ran on the deficit finance। तो हिटलर ने क्या कि हिटलर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने कहा कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियरमेंट पर मत कीजिए, जो बार बार उसको पालन पोषण पे कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन पे कर रहा है, उस पर मत कीजिए, इससे क्या हो जाएगा, फाइनेंशियली कमी आ जाएगी। कोशियस पीपल एंड हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, जो कोशियस पीपल्स थे वो उनका कोई स्थान नहीं था नाजी जर्मनी में। जो सैचेट थे हैड टू लीव, उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ा। हिटलर चूज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग, तो हिटलर ने क्या किया, एक युद्ध का रास्ता चुना अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो उसने एक क्राइसिस तो पहले ही था, युद्ध आने से और ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैप फिल करेंगे, यहाँ पर स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सभी चीज़ें, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, इटली, ये सभी आप मैप में फिल करेंगे। पीछे भी आ चुका है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर कोई भी चीज़ फिल करनी आ सकती है।
तो हिटलर ने चूज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। उसने क्या किया, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसने युद्ध को सिलेक्ट किया। अब युद्ध को, पहले ही आर्थिक मंदी थी, युद्ध सेलेक्ट करने से क्या होने वाला था, रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। जो रिसोर्सेज थे उनको भरा गया, मतलब साधन जुटाए गए, कैसे, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, अपना साम्राज्य बढ़ा करके। जैसे जैसे जीत हासिल की वहाँ से उसने अपना बहुत ज़्यादा चीज़ें हथिया ली। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड द पोलैंड। देखो जो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत की थी वो भी एलाइज और एक्सिस के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पर शुरुआत करने वाला कौन था, जर्मनी ने इन्वेड किया था पोलैंड पर। सबसे पहला युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने की थी, सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1939 पे आगे 1939 में दूसरा वर्ल्ड वार यहाँ पर चला था। तो दूसरे वर्ल्ड वार के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। दूसरा वर्ल्ड वार जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सितंबर 1939 में क्या होता है, सितंबर 1939 के अंदर जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर पहले शुरुआत की थी सेकेंड वर्ल्ड वार की। दे स्टार्टेड ए वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। और फिर ये वार किसके साथ हो गया, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। इन सितंबर 1940 ए 3 पार्टी पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी के बीच में 3 पार्टी साइन को पैक्ट साइन किया गया। इटली एंड जापान स्ट्रेंथन्ड हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। जो इटली और जापान थे उन्होंने स्ट्रेंथ किया हिटलर की पावर को, इंटरनेशनल पावर को क्लेम करके। पपेट रेजिम स्पोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। जो नाजी जर्मनी थी, नाजी जर्मनी ने यूरोप के मोस्टली पार्ट को कवर कर दिया था, जीत लिया था। बाय द एंड ऑफ 1940 तक क्या हुआ, हिटलर वाज द पिनेकल ऑफ हिज पावर। यहाँ पर पिनेकल्स मीन होता है सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था मोस्टली यूरोप को जीत करके 1940 में ही, क्योंकि युद्ध की शुरुआत भी उसने ही की थी, पोलैंड पर पहला आक्रमण किया था, बाद में फ्रांस के साथ और इंग्लैंड के साथ हो गया था। लेकिन नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने जो इंटरनेशनल पावर को मजबूत बनाने के लिए जर्मनी, इटली और जापान तीनों इकट्ठे थे। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम टू कॉन्क्वेरिंग द ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर क्या करना चाहता था, लॉन्ग टर्म जो एम था यूरोप को जीतने का, ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। वो क्या चाहता था, एंश्योर करना चाहता था, सभी लोगों को फूड, भोजन देना चाहता था, लिविंग स्पेसिस देना चाहता था। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। अब सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, उसने सोवियत यूनियन पर कब किया, 1941 में आक्रमण कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मनी वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटेन, एरियल बॉम्बिंग द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। तो वहाँ तक ईस्टर्न में तो ब्रिटेन ने उसकी पर आक्रमण शुरू कर दिया, ब्रिटेन बढ़ रहा था, इधर से सोवियत उसकी तरफ बढ़ रहा था। सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड द क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। जो सोवियत रेड आर्मी थी उन्होंने क्या किया, इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग की नीति अपनाई, ह्यूमिलिएटिंग नीति अपनाई, डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। और जर्मनी डिफीट ऑन जर्मनी, डिफीट लाद दी जर्मनी के ऊपर स्टालिनग्राड जगह पर। एट दिस द सोवियत रेड आर्मी होंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। वो जब तक जर्मनी की सेना के पीछे भागते रहे जब तक वो बर्लिन नहीं पहुंच गए। एस्टेब्लिशिंग सोवियत हेगेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ए सेंचुरी देयर आफ्टर। जब वहाँ पर सोवियत यूनियन का साम्राज्य स्थापित हो गया, हेगेमोनी मीन्स कंट्रोल स्थापित हो गया, तो ईस्टर्न यूरोप के ऊपर हाफ ए सेंचुरी से, इसके बाद क्या होता है, मीनवाइल जो यूएसए रेसिस्ट द इन्वॉल्वमेंट इन वॉर। जो यूएसए था उसने विरोध किया इन्वॉल्वमेंट का वार में। इट वाज अनविलिंग टू वंस अगेन
फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वो नहीं चाहता था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोज हो चुकी है उनको दोबारा फेस करें। बट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग, बट वो युद्ध से दूर कुछ ही समय तक रह पाया, ज़्यादा समय तक नहीं। जापान वाज एक्सपेंडिंग पावर इन द ईस्ट, जापान ईस्ट में अपनी पावर को बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड द फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग टू अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस ऑफ पैसिफिक के अंदर जो यूएस की नेवल बेसिस थी वहाँ पर वो क्या करता है, पर्ल हार्बर पर अटैक करने की कोशिश करता है जापान। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स पावर टू हिटलर एंड बोम्ड द यूएसए बेस एट पर्ल हार्बर। देखो अमेरिका ने भी जापान पर बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर, बट सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, जापान ने। यूएसए की एक कॉलोनी थी पैसिफिक ओशियंस के अंदर, पर्ल हार्बर पे उसने आक्रमण किया था सबसे पहले। और द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद यूएसए की भी एंट्री हो गई युद्ध के अंदर। द वार एंडेड इन मई 1945, युद्ध को ख़त्म किया गया 1945 में विद हिटलर की डिफीट के साथ एंड यूएसए ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड इन जापान में हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया उस समय युद्ध, और 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 शहरों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था अमेरिका ने। फ्रॉम दिस ब्रीफ account of what happened in the worldwide war, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war। ये स्टोरी थी जो नाजियों की क्रिमिनलिटी थी वार के दौरान, नाजियों ने जो मतलब निर्दयता अपनाई थी युद्ध के दौरान, उन सब का रिजल्ट था वो हेलमुथ की स्टोरी जो हमने स्टार्ट की थी पढ़नी। बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में पोलैंड पर सबसे पहले सितंबर 1939 में आक्रमण करता है जर्मनी, और फिर उसके साथ फ्रेंच और ब्रिटेन के साथ भी आक्रमण होता है। वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वो जैसे ही वो सोवियत यूनियन पर आक्रमण करता है तो सोवियत यूनियन उसको वेस्टर्न के साइड से और ब्रिटेन ईस्टर्न के साइड से उसको भगा देता है। वो जब तक कि बर्लिन के अंदर नहीं छोड़ देते जर्मनी को, तब तक वो वहाँ तक उसको उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन उधर से जापान क्या करता है, अमेरिका की जो पैसिफिक ओशियन के अंदर पर्ल हार्बर कॉलोनी थी उसके ऊपर वो आक्रमण कर देता है। पर्ल हार्बर जो उनकी आइलैंड था, इससे आक्रमण करने से फिर अमेरिका उसको जवाब में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराता है, और हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने की वजह से ही ये सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये थी बच्चों हमारी 2 वर्ल्ड वार की स्टोरी जो हमने अभी अभी रीड की है, 2 वर्ल्ड वार्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।